प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। परसों के अचानक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश की नियमावली में संशोधित आदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों के बीच में, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के बीच में जबरदस्त खलबली का विषय बना हुआ है। आज के दिन भर के कसमकस से इधर उधर की तमाम उड़ती पड़ती खबरों के आधार पर यह एक उपधारणा बनती नजर आई कि जिस लक्ष्य को अनुमानित करके चयन प्रक्रिया में यह बदलाव किया गया है कि अगर अनुमान से 10 गुना से अधिक, सीट के 10 गुने से अधिक प्रीलिम्स परीक्षा में फॉर्म्स आते हैं तो ही मुख्य प्री परीक्षा कराई जाएगी, अन्यथा डायरेक्ट मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। इससे पहले से साबित होता है, निश्चायक सबूत जैसा है कि हाई कोर्ट जान रहा है कि जब हम ये रूल लगाएंगे तो वस्तुतः हमारे पास इन इंडिया, इन यूपी, आउट ऑफ स्टेट यूपी टोटल फॉर्म इतने होंगे ही नहीं कि प्री करवाने की नौबत आए। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह भी है कि अतिरिक्त रूप से अगर उच्च अदालत ने इस पर कोई समय रहते निर्णय निर्णीत नहीं किया तो ये सत्य भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं। लेकिन आज आप सभी लोगों की, जो खास करके उच्चतर न्यायिक सेवा के इस 83 पद की भर्ती में आकांक्षित हैं और वो एपीओ नहीं हैं तथा ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं जिनका सेल्फ 30 केस या 24 केस का स्वतंत्र मसला पूरा है, मतलब वो योग्यता वो कंप्लीट करते हैं पिछले 3 साल के अंतर्गत, इनको छोड़कर लगभग 95% सारे लोग इस बात को गौर से सुने, ध्यान दें इस पर। पूर्ण विवरणात्मक एडवर्टीजमेंट आने के उपरांत एज संदर्भित विवादों में वो बच्चे जो एज को लेकर के परेशान हैं कि एज से हम बाहर हैं, ओवर एज हो गए, वो भी लड़ेंगे तो उनके सामने उससे भी जटिलतम एक मुद्दा रहेगा। क्या कि अगर हम एज का मसला सुलझा भी लें तो हम ये केस कहां से लाएंगे, 30 स्वतंत्र केस कहां से लाएंगे। लेकिन उसमें 30% इस बात की भी संभाव्यता है, प्रोबेबिलिटी है, क्या कि जिस एज पर वो ओवर एज हो रहे हैं, ये संभव है कि पर्टिकुलरली अगर वो स्पेशल प्रैक्टिशनर्स होंगे तो उनके पास ये मसला नहीं होगा, लेकिन एज का मसला तो है, प्रत्यक्ष है। अभी वो केस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास केस करने का ग्राउंड ही हाई कोर्ट ने नहीं छोड़ा है। हाई कोर्ट यह जानता है कि नियम लागू करने के पहले कि नियम चैलेंज होगा। हाई कोर्ट यह भी जानता है कि नियम किस ग्राउंड पर चैलेंज किया जाएगा। हाई कोर्ट यह भी जानता है कि वो जब याचिका हमारे पास आएगी तो हम उस पर क्या क्या कर सकते हैं। और हाई कोर्ट यह भी जानता है कि अगर हम तुरंत, जैसे कल नियमावली आई, कल की डेट में संक्षिप्त नोटिस को रिन्यूअल किया गया,
अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो आने वाले 4-5 दिन के अंदर उसको फुल विवरण देने में क्या दिक्कत है। लेकिन जानता है जब तक ये पिटीशन पड़े, सुनना ध्यान से, जब तक यह पिटीशन पड़े, इसका कुछ निर्णय आए, तब तक 15 फरवरी तो आ ही जाएगी आपके एग्जाम के भरने की, परीक्षा फॉर्म भरने की डेट। तब वो फुल एडवर्टीजमेंट, मेरा गेस कहता है बसंत पंचमी के आसपास 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच के पहले नहीं निकालेगा। और अगर निकाल देता है तो भी मैं इस पर तनिक कम विश्वास कर पा रहा हूं। जो मोटो दिखाई देता है, जो उद्देश्य है भीतरी, उसके अकॉर्डिंग 100% 10 से 15 के बीच निर्गत करेगा। जैसे निर्गत करेगा, ओवर एज वाले स्टूडेंट दोबारा रिट पिटीशन के लिए जाएंगे। तो ये जो पहले पेंडिंग मसला रहेगा, इसकी तारीख पड़ी रहेगी, ध्यान से सुनना, पहले वाले मैटर की तारीख पड़ी रहेगी और दूसरा वाला मैटर भी उसी विज्ञप्ति से, अन्य हित से जुड़ा हुआ, लेकिन विज्ञप्ति वही, पक्षकार इसके अलग हो सकते हैं। एक नया वाद अवलंबित हो जाएगा सर्टेन। मैं ऐसे कह सकता हूं, इतना सुनिश्चित ये नहीं था, जिसमें निश्चित रिट पड़ेगी ही पड़ेगी, जितना सुनिश्चित वो है कि ओवर एज होते हुए, यानी जो आखिरी पायदान पे है 45-48, वो तो लड़ पड़ेगा भाई। क्यों? अगर उसके पास 30 केस 24 केस होगा तो इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या पाएगा कि जितने पढ़ने वाले कमरों में केवल पढ़ाई कर रहे थे, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पहले ही नियम बनाकर। ध्यान रखना, ऐसे लोग कभी भी पहली वाली रिट का जो पेंडिंग में है कभी सपोर्ट करना नहीं चाहेंगे, और ना एपीओ। एपीओ भी हर दिन प्रार्थना यही करेगा कि यही पास हो जाए, क्या ये रूल पास हो जाए, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन न करे, हाई कोर्ट भी इसको क्वेश्चन न करे। इसके लिए आप अनगिनत लोगों से बात करेंगे। कौन बात करेगा? वही 90 से 95% लोग जिनके पास कोई केस नहीं है, लेकिन इसमें अहर थे अभी तक के रूल के हिसाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल हियरिंग के मोड पे आएगा, 2 या 3 तारीख पड़ चुकी होगी। ध्यान रखिएगा, ये पिटीशन हाई कोर्ट से रिजेक्ट होके ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और तब तक फरवरी क्रॉस हो जाएगा, दूसरा केस लग जाएगा। स्टे ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, लिख के रखना, स्टे ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, 200% कह रहा हूं। उसका नतीजा यह होगा कि जब फॉर्म भरने का पूरा विवरण देगा हाई कोर्ट, तो उसमें परीक्षा तिथि भी मेंशन कर सकता है कि हम इतने तारीख को प्री परीक्षा के बारे में। लेकिन उसकी अपनी ही बात ऐसी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से इमीडिएट कोई एक्शन, जो कि असंभव सा है, नहीं करता, तो वो तब तक परीक्षा की तिथि डिक्लेयर नहीं करेगा जब तक आए हुए फार्मों की संख्या को वो आंक नहीं लेता। क्यों? ऑलरेडी नियम में उसने बना रखा है कि अगर संख्या, ध्यान से सुनना, अगर संख्या सीट के 10 गुने से ज्यादा नहीं निकलती है तो हम प्री करवाएंगे ही नहीं। इसकी लालच में एपीओ लोग हैं कि प्री देने से छुट्टी है, डायरेक्ट मेंस देना पड़ेगा, उनके पास भी केस है। और ये जो 45 और 48 साल वाले हैं, ये कभी भी इनके साथ मुकदमा नहीं लड़ेंगे, ना इसमें 1 रुपया देंगे, अपने एज के लिए लड़ेंगे। ये हाई कोर्ट जानता है। 2 बिल्ली और 1 बंदर की कहानी सुनी है? 2 बिल्ली 1 बंदर की कहानी सुनी है? 2 बिल्ली कुछ रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ जाती हैं। बंदर कहता है कि मैं इसका निपटारा कर देता हूं,
लाइए तराजू। वो जानबूझ करके एक तराजू में कुछ ज्यादा रख देता है जिससे एक तराजू का भार ऊपर उठ जाए, और पहले तराजू को दूसरे तराजू के बराबर मेंटेन करने के लिए उसमें से रोटी का कुछ टुकड़ा तोड़ता है और गटाक से मुंह में डाल लेता है। ऐसे ऐसे करते करते वो सारी रोटी खा जाता है और दोनों बिल्लियां देखती रह जाती हैं। ये दोनों बिल्लियां कौन सी हैं? ये दोनों बिल्लियां बताएं कौन सी हैं? जिनके पास केस नहीं है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा और पुराने के अनुरूप हाई कोर्ट मान लेगा। एक बिल्ली ये है। दूसरी बिल्ली कौन है इसमें? दूसरी बिल्ली वो है जो ओवर एज भी है। ध्यान सुनना, एक हित तो उसका वहां टकरा रहा है। ओवर एज भी है, साथ ही साथ केस भी नहीं है, केवल पढ़ता था। ये दो बिल्लियों के बीच बंदर कौन है? हाईकोर्ट। तौलने की डांडी कौन है? ध्यान से सुनना, तौलने की डांडी कौन है? एक पलड़ा है लखनऊ बेंच और एक पलड़ा है हाईकोर्ट, अपना इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए। ये प्लान्ड वे में है, जानबूझकर किया गया है, व्यवस्था सुधारने के लिए किया गया है, या किस मकसद से सब हो रहा है, इसकी सार्थकता क्या है? तीन पहलू पर और बात करूंगा, तब यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। बार काउंसिल हमको 5 केस पर वकील मानती है, प्रैक्टिशनर्स, लेकिन हाई कोर्ट इसको मानने को तैयार नहीं है। क्यों? अगर वो 5 केस की अनुमति देगा तो ये जो उम्मीद लगाए हुए है वो क्या कि 11-12 हजार फार्म नहीं, केवल 1000 फार्म आ जाए वही बड़ी बात है, ये सपना उसका अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने 30 केस रखा है। ओबीसी में उसने पता नहीं क्या सोच के 24 रखा है, और अगर ओबीसी का 24 रखा है तो एससी का थोड़ा और कम कर देते। यहां उसको अनुभव से प्रॉब्लम नहीं है, यहां सिर्फ इतना रख देना है कि किसी कीमत पर फार्म अप्लाई ना हो पाए प्री के लिए। तो बार काउंसिल के द्वारा दिया गया तर्क माना जाए या हाई कोर्ट के इस सेल कमेटी के द्वारा दिया गया तर्क जो नियमावली में बधा हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा? और बाई चांस अगर सुप्रीम कोर्ट हल्का सा नजर इनायत कर भी दे तो क्या बार काउंसिल का कोई भी सीनियर जूनियर अधिकारी आप लोगों की तरफ से लड़ने जाएगा? कभी नहीं। आपको याद होगा, सीओपी बनवाने के लिए 500 रुपया लेने में जो उत्सुकता है, आपके किसी काम ना आने में किसी भी वकील की कोई उत्सुकता नहीं है। आज हमारे कद्दावर न्यायिक अधिकारी मित्रों, वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों को यह प्रॉब्लम आ रही है कि इन वकीलों को एक कैसे किया जाए। कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ये सन 47 नहीं चल रहा, यह 2023-24 है। सबसे फटे हाल जिंदगी होने के बावजूद दिमाग इसका सबसे तेज चलता है, और यही कारण है दिमाग का इसका बहुत चलना इसके प्रॉब्लम की जड़ है। इसका दिमाग जितना चलता है उस दिमाग को बैठे बैठे जज करता है। इसलिए आप ये जो कुछ कर रहे हैं, मतलब वकील के हैसियत से आपका केस नहीं है, ग्रुप बनाकर पिटीशन डालने के लिए तथा लोगों को सलाह जो कर रहे हैं, जो गेम आप खेलेंगे आने वाले लगभग 2 महीने तक, उसका पूरा ड्रामेटिक प्लान्ड वे में पहले से वो कमेटी विचार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ क्या होगा, इसके सारे परिणामों को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट पूरी तैयारी में है। आपके साथ अगर फेवर में जजमेंट आ जाए तो, अगेंस्ट आ जाए तो, उससे वो कैसे निपटेगी ये अभी जाहिर नहीं है, ये जाहिर भी नहीं करेगा आखिरी तक। और आखिरी ब्रह्मास्त्र तो उसके पास है, ये है कि सबको प्री दिलवा देना, सबको मेंस दिलवा देना और लास्ट में 2 लोगों का सिलेक्शन लेना। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ कर पाएगा ना। हमें चिंता यहां होती है, चाहे आप लोगों को भले ना हो, उन एपीओ लोगों का क्या होगा जिनके सपने में यह है कि अब की बार हम हुए।
उन ओवर एज के कगार पर खड़े वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों और बंधुओं और बहनों का क्या होगा जब यहां ये इंटरव्यू में लौटाए जाएंगे? कारण समझिए, जो सिचुएशन है 98 में अगर 29 भरे जा सकते हैं तो 83 में 10 से 12 भर लिए जाएं तो समझ जाना कि सूर्य पश्चिम से उगा। फिर से सुनिए, 98 में 29 भरे गए थे, वो अजीबो गरीब स्थिति के कारण भर लिए गए थे, लेकिन इसमें लिख के रखिए, इस 83 में 10 से 15 से आगे अधिक अगर भर ले हाई कोर्ट तो कहना लड़िए। मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं हार रहा या निराशा नहीं पैदा कर रहा। जितनी देर से 15 मिनट से मैं तार्किक बात कर रहा हूं, किसी भी कांटे से अगर मेरी बात झूठी निकले, हमारा वीडियो यहीं से आगे मत सुनिए। आप लोगों की कहते नहीं कि यह जाति है और यह वंश है, समझाया जाता है ना आनुवांशिकी में, नेल्सन कि ये बीज जो है उसकी जाति है, इसका होमोसेपियंस जाति है, उसका वंश है मानव। वकीलों की प्रजाति की परम उपलब्धि है जज। जो बुद्धियां आप सड़क पे लगा रहे हो, तीरम खां बन रहे हैं, उसी को काटने के लिए वो कुर्सियां पे बैठे हैं। लड़िए। हम तो यहां तक विश्वास रखते हैं कि आप जो फाइलिंग करने वाले हैं और जिसको आगे करने वाले हैं, जिसको आगे करके आप चाहे लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ेंगे, वो साहब जो लड़ने जाएंगे आप लोगों से फिसिया लेके, वो वकील साहब पहले सूचना अपने माननीय को देंगे, बाद में आपको। इस जहरबाद का क्या करेंगे? धत तेरी के 121 से 126, 27, 28, 29, 30, 31 एविडेंस एक्ट, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। कवि प्रदीप की एक रचना है, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दांव। कल मैंने क्या कहा था कि शकुनी के स्तर का दिमाग नहीं है। और एक भजन सुने होंगे आप लोग, द्रौपदी शिकायत करती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती कन्हैया, हमारे पांचों के पांचों पति हार गए और तुम वहीं खड़े तमाशा देखते रहे। तो उस भजन में बड़ी रोचक बात कही गई है। भगवान कहते हैं, इनसे पूछ, जब दुर्योधन कह रहा था कि हमारे तरफ से पासा शकुनी फेंकेगा, तो पांचों में से एक में तो बुद्धि आई होती कि हमारे तरफ से कन्हैया फेंकेगा, और जब मैं पासा फेंकता तो मैं देखता कि शकुनी जीतता कि मैं। तो ये जो ब्लंडर मिस्टेक पांडवों ने किया था, वो आप लोग कर चुके हैं। आप लोग अपने कन्हैया को याद नहीं कर चुके हैं, अपने सब कुछ हार दिया है। कैसे? कल की बात से। कभी भी आपने, आज से नहीं, जब से ये एचजेएस चल रहा है, जुडिशरी में अन्याय है, कभी आपने प्रतिक्रिया सामूहिक नहीं, जरूरत नहीं समझी आपने। ये तो 2018 पार्ट सेकंड से जब कुछ लोग होने लगे तो कुनमुनाहट सी फैल गई और लोगों के दिमाग में, सामान्य दर्जे के स्टूडेंट के दिमाग में आ गया, एचजेएस भी कोई चीज होती है क्या? ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर वहां काम करते, जूनियर डिवीजन में काम करते, तो कन्हैया आपकी साथ देता, लेकिन आपने कन्हैया की जरूरत समझी नहीं। कन्हैया का मतलब जानते हैं? शुद्ध चित्त, जो साम्या का रूल है, शुद्ध अंतःकरण वाले एकजुट होकर अपने हक के लिए बेजोड़ लड़ते, जैसे स्केलिंग के लिए संजय सिंह लड़े थे, संजय सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, सर्च मार देना अपने मोबाइल पर। वैसा जज्बा रखने वाले अगर शुरू से लड़ते तो ये नौबत ना आती। बहुत जहर फैल गया है, इसलिए गेम खेलने का मौका है। लाक्षागृह वाला प्रकरण खत्म हो चुका है,
अब महाभारत बची है। अब यहां आपको अज्ञातवास तो होना ही है, वनवास भी होना है। इसलिए ये जो चल रहा है सब कुछ, जिसमें बंदर सारी रोटी खा जा रहा है, खा जाएगा, लड़ो। आप जब छोटी छोटी बात पर एक राय नहीं बना पाते यार, हमारे कुछ न्यायिक अधिकारी मित्र ने इस पे कोशिश की, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन झेल गया बच्चा। इतना मतलब हरामखोरी वाला दिमाग है आप लोगों के पास, कभी एक नहीं हो पाओगे। यही चीज 2020 वाले में, और ये हाई कोर्ट जानता था हाई कोर्ट जानता था कि ये कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतना तूरम खां है आपस में, कुछ कहिए मत। तो आसार यही है कि हाई कोर्ट जिस दिशा में जा रहा है, जो योजनाएं उसकी हैं, एक आखिरी चांस कन्हैया का सुप्रीम कोर्ट का बचता है। सीरियसली सुन ले, जो कि लगभग नामुमकिन है। मतलब 0.0000000000000 अरबों जीरो के बाद 1%। क्यों नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट? ये जूनियर डिवीजन का मामला नहीं है, ध्यान रखना। ये ठीक वैसा ही मसला है जैसा 2020 एचजीएस के साथ था। मैं तो ऐसे कहता हूं, उस मैटर में तो शायद कुछ हो भी सकता था। इसमें होने की संभावना इसलिए नगण्य है कि जिस सुप्रीम कोर्ट की आप कल्पना करके जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट अब है नहीं। जिस सुप्रीम कोर्ट पे आपकी आस्था है, मैंने ही खुद कहा कि राजस्थान के मामले में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मामले में हो गया, यहां ऐसे नहीं होगा। तब क्या होगा फिर? कौन 10 अरबों के बाद 1% चांस है? ये इसी में होनी, जिसमें न कोई लॉजिक काम करती है, न कोई तर्क विन्यास काम करता है, न उस पर कोई संभावना प्रकट की जा सकती है, ये कर सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पर अधिवक्ता होते हुए भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का मुझे विश्वास रत्ती भर किसी पर नहीं है सिवाय इनके। इसलिए मैं उन कैंडिडेट्स में से नहीं हूं कि उनके पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे, नो। हां, यह जरूर है कि जैसे सबरी इंतजार कर रही थी कि भगवान आएंगे, इस समय गाना खूब चल रहा है फर्जी वाला, हमारी झोपड़ी के भाग तर जाएंगे, कि झोपड़ी में रहू चाहत है कि खाली झोपड़ी भगवे तर जावत है एक को दिन दम झोपड़ी में रहने के लिए, सोफा बैठे बैठे झोपड़ी में भाग्य बन जाएंगे। इतना दोयम दर्जे का आदमी हो चुका है, सड़ा हुआ। सड़ी हुई व्यवस्था के बीच में बिसात बिछे हुए शकुनी के इस चौरस मंच पर शतरंज जो खेला जा रहा है, उसमें उदार लोगों की जगह नहीं है। धर्मनिष्ठ, जैसे आप महाभारत गौर से देखें तो युधिष्ठिर जैसा बेहुदा आदमी मिलेगा नहीं। बनते बनते काम कितनी बार युधिष्ठिर बिगाड़ता है, क्यों? सत्यवादी और धर्मनिष्ठ होने की वजह से। अगर भगवान कृष्ण साइड से नहीं होते तो दुर्योधन और दुर्योधन का पूरा खानदान कब मिट्टी में मिला चुका होता। तो बचाया किसने था पांडवों को? बकलोल पांडवों को कहिए, निर्लज्ज पांडवों को कहिए, बुद्धिहीन पांडवों को कहिए, किसने बचाया था? सीधा साधा भोला प्रवृत्त होने की वजह इसी कृष्ण कन्हैया ने। इसलिए मैं सुनता सबकी हूं, इस चैनल से किसी भी संस्था की आज तक मेरे मुख से बड़ाई सुनी आपने? किसी पद प्रतिष्ठा पे बैठे हुए पदधारी को मैंने बड़ा कहा? कभी नहीं कहूंगा, जब तक सांस है धरती में, शरीर में। और आप उन भोले मित्रों को टारगेट कर रहे हो जो दिमाग चलाते हैं, उनको नहीं। वो तो चलाएंगे, उनको असर नहीं पड़ेगा। अधीर ना हो, आपकी ही प्रार्थना ये सुन सकता है, दिमागी प्रार्थना नहीं करता कभी, उसको दिमाग पर भरोसा है, उसको अपने द्वारा तय किए गए फटीचर वकील पर भरोसा है, वो जो 1.5 लाख फीसिया लेता है। आप किस दिन समझेंगे कि वो सबसे ज्यादा नजदीक महामहिम के है भाई, तुम्हारे नहीं। वो जो चाहता है जजमेंट करवा लेता है,
और आज के जमाना में वीडियो कॉलिंग, फोन, पर्सनल मोबाइल, क्या क्या नहीं है। किस मुंगेरी लाल के सपने में जी रहे हो? जियो। सतही स्तर जब रहेगा तो आपस में लड़ो पल भर, और बैठ तमाशा देख रहा है उमादारी। संतोष कर लो। 2020 में जब परीक्षा की अनदेखी के लिए लड़े बच्चे, जो हाल उनका हुआ यही इसका होगा। सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय नहीं देगा, या इसको ऐसे कहें, देने की वजह ही नहीं बची है। वजह केवल एक बची है, यही। इतना ऊंचा पानी बह रहा है और आपको लग रहा है कि नीचे तल है, लग्गा लग जाएगा। मूर्ख हो। जब तक ये चीज समझ पाओगे तब तक गेम बच चुका होगा, न्यायाधीश न्यायमूर्ति बनाए जा चुके होंगे। सोचो समझो खेलो। इन कोर्ट साहबों को हल्के मत लेना, मैं कह चुका हूं। ये कोर्ट साहब चाहे जो इसी बैच में जो हुआ है, ये जानते हैं जब आप सत्संग सुनने जाएंगे तो आपकी बुद्धि तेज नहीं हो सकती, लेकिन 5 शातिर बदमाशों के बीच में अगर अपनी जान बचानी पड़े तो आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। आपको चोरी करके सामान छिपाना पड़े तो बुद्धि तेज हो जाएगी। इसमें बुद्धि नहीं तेज होती कि हम कभी चोरी नहीं करते। बुद्धि तेज करने के लिए हराम जादों के बीच में वैसे रहना पड़ता है जैसे कौरवों के दरबार में कर्ण से बात करने निहत्थे कन्हैया जाते थे। युधिष्ठिर के दम था जाने के लिए अकेले थे धर्मराज। तो मेरे निर्बल साथियों, जो सीधे साधे सच्चे हैं, ये अपील मात्र उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से है जो घर बैठ के कन्हैया की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की। आपकी प्रार्थना ही कुछ कर सकती है। बाकी इनको तमाशा देखो, जिस ग्रुप में हो उनको भी देखो, उनकी औकात भी देखो। सब लड़ रहे हैं, एक शकुनी है, एक दुर्योधन है, एक द्रोणाचार्य है, एक कृपाचार्य है, सारे मिनट। हमने तो एक आज कहानी बताई थी कि बंदर बन के कैसे रोटी खा ले रहा है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। महामहिम उच्च न्यायालय से हमारी कर की तरह आज भी प्रार्थना है, आप अपने स्तर पर इस पर सोचें। आपके निर्णय के प्रति ना तो हम हां बोलने वाले, ना तो ना बोलने, हमारी औकात क्या है। आप महामहिम हैं, आपके आदर सम्मान में सगरो जहान है। हम भी उसी लाइन में खड़े हैं भाई, हम तो किसी साइड से हैं ही नहीं। लेकिन जो हमें भाषित हो रहा है वो आपसे बता रहे हैं। आसान नहीं है, इतना आसानी से चीजें नहीं आप सोच सकते जैसा बैठे बैठे सोच रहे हैं। कभी मैं यही बात कह के बात पूरी कर दूं, कभी ठंडे दिमाग से सोचना, ये हाई कोर्ट ने कैसे सोचा कि मुझे प्री करवाना ही नहीं पड़ेगा। खूब सोचना इस पर, कल यहीं से बात करेंगे, ठीक है। आप सभी अधिवक्ता साथियों को अपने अंदाज से अपनी बातें, किसी की संस्था या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के प्रति हमारी कोई अन्य मनस्क मानसिकता नहीं है। मैं दृश्य भाव से देख रहा हूं, होता है क्या, हो सकता है क्या, और आप लोग चूंकि उसमें अपना समय ऐसे ऐसे मान ले रहे हैं कि बस अब की बार हम उखाड़ कुछ नहीं उखाड़े। ऐसे नहीं होता। सड़क पर हैं आप, आपको मानना पड़ेगा कि आप सड़क पर हैं, आपकी कोई औकात नहीं है। और यह भी मानना पड़ेगा कि बाकी सब, यहां तक कि आपका वो वकील जो मुकदमा लड़ने जाएगा, बहुत औकात वाले हैं। ये जितना जल्दी समझ में आ जाए ज्यादा बढ़िया है। दोनों बातें फिर दोहरा देता हूं, अपनी औकात माननी पड़ेगी कि उससे बड़ी औकात तो भंगी की है। लेकिन जो वहां बैठे हैं, जो गेम चल रहा है, वो बहुत बड़ी, उनकी औकात को अगर कोई दिशा दिखा देता है तो यही दिखा सकता है, भैया हम आदमी अधिवक्ता के बस के नहीं है, और हमारे जैसा फटीचर आदमी
सभी अधिवक्ता साथियों का जय सिया राम। लड़िए, इंतजार करिए, कल फिर मिलेंगे, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट सीरीज और उससे प्रोग्राम से जुड़े हुए बच्चे अपनी तैयारी में लगे रहें, जितना हो सकता है हम करेंगे, करते रहेंगे। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है। बाकी जैसे सबको आखिरी भरोसा होता है, मैं अपने आप को यह भी नहीं कहूंगा कि मैं भक्त मूर्ति हूं। मेरी पुकार में इतनी ताकत है कि परमात्मा ना ही भाई, हमारी उस मामले में भी नील बटे सन्नाटा, इस मामले में भी नील बटे सन्नाटा। इसलिए मैं चुपचाप इसे देख रहा हूं। असल में दिखा यही रहा है। जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।